और जांच न लिखे। अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ ऐसा मामला पाया गया तो उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। BCMHO डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि लालसोट ब्लॉक के सभी PSC CHC का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। मरीजों से भी जानकारी ली जा रही है। वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निर्देश के बाद लगातार लालसोट ब्लॉक की गहनता से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर दिया। मैं प्रत्येक PSC CHC पे जाके खुद मीटिंग ले रहा हूँ और मैंने स्पष्ट तरह से डायरेक्शन जारी कर दिया, अगर कोई भी चिकित्सा कर्मी या चिकित्सा अधिकारी बाहर की दवाई या जांच लिखता है और उसका अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं हर जगह हर PSC CHC का औचक निरीक्षण कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दी है कि जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जितनी दवाएं उपलब्ध है उनसे हम इलाज करें और वो सब सफिशिएंट मात्रा में सब जगह है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का रविवार को दूनी की धुआकला के धन्ना भगत और 607वीं जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। धन्ना भगत की 607वीं जयंती के दौरान कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, सभी प्रकार के कार्यक्रम जगत गुरु धन्ना पीठाधीश्वर स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य के सानिध्य में किए जाएंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के लिए पहल की है और कोटा को कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन में आमूलचूल बदलाव करने वाले देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना में अब जल्द ही पशुपालकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के कलेक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन न्यास मीटिंग हॉल में हुआ और इस बैठक में कलेक्टर ने योजना की तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने योजनाओं से संबंधित विभागों को कार्य योजना के अनुरूप जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश भी दिए। वैर के भुसावर में स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री भजनलाल जाटव ने स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। बातचीत के दौरान मंत्री जाटव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही CHC प्रभारी ने यह भी बताया कि आयोजित स्वास्थ्य मेले में हड्डी, कान, नाक, आंख, स्त्री रोग आदि के डॉक्टर ने भी भाग लिया। इस स्वास्थ्य मेले में 1100 मरीजों ने की जांच की गई, उनको निःशुल्क दवाइयां दी गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 25 अप्रैल को वैर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर सहित कई सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अलवर से बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने मंदिर तोड़ने की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि इससे कांग्रेस की वास्तविकता का पता चलता है। महंत बालकनाथ ने कहा कि करौली हिंसा हो या सालासर के राम दरबार को गिराने का मामला, कांग्रेस ने केवल लोगों को गुमराह करके राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुगल शासन में मठ और मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं की भावनाओं पर अत्याचार हुआ, उसी तरह से कांग्रेस भी हिंदुओं के साथ ये अत्याचार कर रही है। माध्यम से न्याय की तो कोई उम्मीद इस सरकार से हम कर ही नहीं सकते। अभी तक करौली के जो भी आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, अभी तक फरार हैं, क्योंकि टोपी वाले इनके पास में पहुंच जाते हैं, इनको संरक्षण मिलता है इस सरकार के माध्यम से और ये सरकार उन लोगों को पकड़ने में असमर्थ है और पकड़ेगी भी नहीं। और मैं तो यहाँ भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार जिन्होंने ये गलती की है, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारे मंदिरों पर हमारी मूर्तियों को खंडित कर कर हिंदू समाज को और हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तो जिम्मेदारी इनकी है, ये स्पष्ट करे कि मूर्तियाँ किसने तोड़ी है, वीडियो कहाँ का है वो,
वो राजगढ़ का ही तो वीडियो है। वहाँ पर मूर्ति अंदर शिव परिवार स्थापित और किस प्रकार से जेसीबी से उसकी छत को गिराया जाता है, ये सारी जो अनियमितताएं बरती गई हैं प्रशासन के द्वारा बरती गई है। प्रशासन ने बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं की और प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए और सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए कार्यक्रम को आगे चला रही है। न्याय की तो कोई उम्मीद ही सर जिला कलेक्टर ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर के बयान भी दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल 2022 को जो गौरव पथ निर्माण के अंदर सड़क के दोनों साइड में जो अतिक्रमण थे वो हटाए जाने का निर्णय नगर पालिका की सर्वसाधारण सभा की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से लिया गया था। और उस साधारण सभा की बैठक के अनुसार नगर पालिका मुख्याधिकारी द्वारा ईओ द्वारा उपखंड अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को जाब्ता एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया था। उसके अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा उनको जाब्ता उपलब्ध कराया गया था पुलिस के द्वारा। तो इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं। और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पे विस्थापित कर दिया गया। भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने निःशुल्क आवंटित की गई जमीन को पुनः राजकीय भूमि घोषित कराने के लिए पत्र लिखा। इस पत्र में मंत्री ने लिखा कि आवंटित जमीनों का उपयोग लोगों को निजी स्वार्थ में किया जा रहा है। और मंत्री विश्वेंद्र ने यह भी कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है। इस दौरान भाजपा जिला प्रमुख जगत सिंह ने कहा कि इस तरह के अवैध कारोबार में कई बड़े नेता भी शामिल हैं। आपको मैंने लेटर भेजा है, इसकी मैं प्रतिलिपि में आपको भेज देता हूँ। इसमें संक्षिप्त में मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि मैं विश्वेंद्र सिंह जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये क्रॉस पार्टी मामला है। इसमें यहाँ के जो कुछ क्षेत्रीय जो हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ये जो भूमि का जो जिस तरीके से इसको बेची जा रही है, आवंटित की जा रही है, इसकी जांच ये पूर्ण तौर से करवाई जाएगी। कलेक्टर साहब से भी मैं यही आग्रह करने जा रहा हूँ, विश्वेंद्र सिंह जी ने भी किया है। तो ये बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, ये जनहित का मामला है। और मैं पूरी तरह से विश्वेंद्र सिंह जी का समर्थन करता हूँ इस मुद्दे पे। तो खबर भीलवाड़ा से है, जहां पे मंत्री रमेश मीणा के काफिले में एक ही नंबर की 2 कार शामिल होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सर्किट हाउस पहुंची दोनों इनोवा कारों का नंबर RJ 14 TD 8964 था। DTO वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अगर सही जानकारी नहीं दी गई तो 2000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो रमेश मीणा के काफिले में जो कारें शामिल थीं उसमें 2 कार ऐसी निकली जिनका नंबर बिल्कुल सेम था। और ऐसे में आरटीओ की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं कि अगर इसकी सही जानकारी नहीं दी गई तो फिर 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन एक ही नंबर की 2 कार वो भी सर्किट हाउस पहुंची और ऐसे में इसको लेकर के अब ये सवाल उठे कि आखिर एक ही नंबर की ये 2 गाड़ियां कैसे हो सकती है, एक ही नंबर से 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड कैसे हैं। अब इसको लेकर के सवाल पूछा गया है और आरटीओ ने इसको लेकर के जवाब तलब किया है। देखना यह है कि इसमें अब जवाब दिया क्या जाता है, क्योंकि मंत्री रमेश मीणा के साथ ये दोनों कारें सर्किट हाउस पहुंच गईं। उनके काफिले में बताया जा रहा है कि कारें शामिल थीं और अब आरटीओ की तरफ से इसमें 2000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की बात कही गई है। खबर भरतपुर से है, जहां पर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान एजेंडों पर कार्रवाई न होने पर
बीजेपी और कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य में झड़प हो गई। बीजेपी के जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य सरकार की पैरवी करते हैं। वहीं पिछली बैठक में बताए गए मुद्दों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को बिगड़ता देख करके जिला परिषद के सीईओ और जिला प्रमुख ने इस पूरे मामले को किसी तरह से फिर शांत कराया। तो भरतपुर में आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए और दोनों के बीच में जमकर कहासुनी हुई और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसमें बीजेपी ने यह कहा कि कांग्रेस के पार्षद या कांग्रेस के सदस्य सरकार की पैरवी करते हैं और इसके बाद दोनों के बीच में जमकर नोकझोंक होने लगी। हालांकि बाद में वहां पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत करवाया, लेकिन आरोप ये लगे कि कांग्रेस के सदस्य सरकार की पैरवी करते हैं। तो भरतपुर में बैठक के दौरान ये पूरा हंगामा देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कार्यकर्ता आपस में कुछ इस तरह से उलझते हुए दिखे और दोनों सदस्यों में आपसी बातों को लेकर के मतभेद थे और इसी को लेकर के ये आरोप प्रत्यारोप हुए। मौजूद वहां पर वरिष्ठ नेताओं ने बाद में किसी तरह से दोनों ही तरफ के कार्यकर्ताओं को समझा बुझा करके इस मामले को शांत कराया। बारां में रसद विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया। आपको बता दें कि बारां पंचायत समिति क्षेत्र के बामला गांव में राशन व्यवसायी के 253 क्विंटल गेहूं का गबन करने का मामला सामने आया है। इस दौरान थानाधिकारी राजेश खटाना ने बताया कि रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक प्रमोद मीणा के द्वारा बामला गांव के राशन डीलर नरेंद्र सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दी। इसमें 253 क्विंटल गेहूं गबन करने का आरोप भी लगाया गया। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए डीलर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब इसकी जांच शुरू की जा रही है। खबर भरतपुर से है, जहां पर एसीबी मामले के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए एसीबी के द्वारा ट्रैप किए गए इनकम टैक्स अधिकारी और प्राइवेट अकाउंटेंट को रिश्वत लेने के मामले में 4-4 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 40,000 रुपए का अर्थदंड भी इनके ऊपर लगा है। आपको बता दें कि लेखाकार जैन मनोज जैन ने आयकर अधिकारी किरोड़ी लाल से मिलकर के केस सुलझाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। सत्यापन के बाद इन दोनों को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। और अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां पर एक बूढ़ी मां घायल अवस्था में अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ उनके दोनों बच्चों ने आना तो दूर, इलाज कराने से भी इनकार कर दिया है। इससे दुखी मां ने थाने में बेटों के खिलाफ शिकायत करके मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें कि घर गिरने से घायल श्रवणी देवी के हाथ और पैर दोनों में फ्रैक्चर हो गया। श्रवणी देवी की दोहिती पिंकी ने बताया कि जब नानी के घर वो पहुंची तो देखा नानी फर्श पर गिरी हुई हैं। जब पिंकी ने बताया कि मामा को इस बारे में उन्होंने सूचना दी तो उन्होंने धमकी दी कि अगर मां को कुछ हो गया तो शिकायत दर्ज करवा दूंगा। फिलहाल पिंकी ने श्रवणी देवी का इलाज का जिम्मा उठा रखा है और अपनी नानी का इलाज वो करवा रही हैं। वहीं पॉस्को कोर्ट डूंगरपुर ने रेप के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। इस दौरान 10 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगा है। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक जोशी ने बताया कि पीड़िता अपने बयान से मुकर गई। वहीं पीड़िता के माता पिता के बयान और जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को यह सजा सुनाई। आठ जनों ने मिलकर पीड़िता को उसकी मामी के भतीजे अभियुक्त राहुल के साथ उसे एक कमरे पर भेज दिया
जहां पर अभियुक्त राहुल ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता न्यायालय में पक्षद्रोही हुई है, किंतु पीड़िता के माता पिता अपने बयानों पे कायम रहे और घटना की वैज्ञानिक परीक्षण में भी पुष्टि हुई है। आज मामले की सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने अभियुक्त राहुल को दोषी माना है। अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व 60,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। शेरगढ़ के फलोदी फाटा पर कार और बाइक में टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जोधपुर में सड़क हादसा हुआ जहां पे कार और बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की बताया जा रहा है कि मौके पे ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस घटना की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। हादसा किस वजह से हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कार और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की जान चली गई है और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे की जांच कर रही है। खबर चित्तौड़गढ़ के बस्सी से है, जहां पर एक 3 वर्षीय मासूम को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि बच्ची अपनी मां के साथ शादी में शामिल होने के लिए आई थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह सहित ग्रामीणों ने दुष्कर्म करके हत्या करने के आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल इस मामले में एक युवक को डिटेन किया गया है। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल का यह कहना है कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है और रिपोर्ट आने के बाद इसमें नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में जो 3 साल की बच्ची है, चित्तौड़गढ़ विधानसभा का मामला है। 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसको गला घोट के किसी कुएं में डाल दिया। ये कल की जनजाति महिला की बच्ची है, एसटी की बच्ची है और उसके वास्तव में जो हुआ है वो पूरे देश के लिए, पूरे राजस्थान के लिए शर्मनाक बात है। चारों तरफ से फेल्योर है। सबके लाए उसको पुलिस को सौंपा है। पुलिस सुबह 7 साढ़े 7 बजे वहाँ गई है। पुलिस को उसी टाइम मौके पे जाना चाहिए। जिस कुएं में डाली उस कुएं में उसको निकालना चाहिए। उस टाइम कुएं पे नहीं निकाला। और पोस्टमार्टम में भी जो 9 बजे यहाँ लाश आई थी, उसको 1:30 बजे यहाँ डॉक्टर पहुंचे हैं, उसमें भी यहाँ प्रशासन की लापरवाही हुई है। कुएं में एक बच्ची की लाश है, ऐसा कुछ सामने आया, जिसमें 6 बजे जो मशक्कत की एसएचओ साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद 4 मोटर उस कुएं में लगाने के बाद बच्ची की बॉडी रिट्रीव हुई। उसको हमने हॉस्पिटल में भेजा, जहाँ पे मेडिकल बोर्ड से उनका मुआयना कराया। अभी पीएम रिपोर्ट अवेटेड है और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। अजमेर के किशनगढ़ में आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यह आग एक खाली प्लॉट के बाड़े में लगी। आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आपको ये भी बता दें कि आग की चपेट में आने से कई पेड़ भी जलकर राख हो गए। तो खबर देसूरी से है, जहां पर खेतलाजी मार्ग पर एक खेत में आग लगने का मामला सामने आया। तेज हवाओं के कारण पूरे खेत की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं आग इतनी ज्यादा तेज थी कि लोगों के घरों तक ये आग पहुंच गई। इसके बाद सूचना पर अग्निशमन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अजमेर के आना सागर झील में दूषित पानी और गंदगी से रोज सैकड़ों मछलियां मर रही हैं। आना सागर झील में गंदगी का ढेर है। प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। झील की किसी भी प्रकार से प्रशासन सुध नहीं ले रहा। आपको बता दें कि झील में बढ़ती गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारे संवाददाता जावेद खान ने जायजा लिया है। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम आना सागर झील के ऊपर
आना सागर झील में जो पानी है पूरा दूषित हो गया है, जिसको लेकर के यहाँ पर सैकड़ों मछलियाँ इसमें मरी पड़ी हैं। जो निगम है, अजमेर शहर का नगर निगम है, जो इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी जो बदबू है चारों ओर फैल रही है, बीमारी फैलने का बहुत आशंका है यहाँ पर। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से आना सागर झील के अंदर जो गंदगी फैली है और यहाँ मछलियाँ मरी पड़ी हैं। नगर निगम विभाग इस ओर पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है और बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आना सागर झील, यहाँ पर लोग जो है सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इसका हाल इतना बुरा है कि इतनी ज़्यादा बदबू यहाँ पर हो रही है कि लोगों का जो है सांस लेना भी बड़ा दुभर हो रहा है। सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर जो सैकड़ों बार शिकायत भी की है विभाग को, नगर निगम को, प्रशासनिक अधिकारी को कि किस तरीके नगर निगम का जो प्रशासन है वो एक आध बार यहाँ पर आके इतिश्री पूरी कर जाता है और यहाँ पर गंदगी जस की तस बनी हुई है। लोगों का साफ तौर से मांग है कि जल्द से जल्द आना सागर झील की सफाई की जाए, जिससे कि यहाँ का वातावरण दूषित ना हो और भारी बीमारी फैलने की जो आशंका है वो दूर हो सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़।